बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले के लेक्चर नंबर 27 के साथ आपके सामने मौजूद हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में 26 लेक्चर के अंदर हमने लाइफ प्रोसेस इन एनिमल स्टार्ट किया था और उसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए थे। और आज का ये जो लेक्चर है ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। इसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वाले यूनिट के अंदर इंक्लूडेड है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतालिक जो टॉपिक्स पीएमसी सिलेबस के अंदर गिवन है उसमें आप देखिए लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स एंड ग्लैंड्स। इन चीज़ों को हमने कवर करना था, लेकिन लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कुछ हद तक बताया जा चुका है। स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम स्टमक तक कवर कर चुके हैं, और इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ओरल कैविटी और स्टमक आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर में। और आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी बताएंगे, और फिर आखिर में रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को भी कवर करेंगे। तो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आखिर में रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस और इसके साथ साथ जो हार्मोन्स जीआईटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनके मुतालिक बताया था। अच्छा, अब आइए जी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आगाज होगा फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। ये हर एक रीजन के बाद जहां से दूसरा रीजन शुरू हो रहा है ना, इन जंक्शंस को जरूर याद रखें। इनके ऊपर कई एमसीक्यूज बने होते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, या इट लीड्स टू, या स्टमक ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंड इट लीड्स टू, ऐसे करके सवालात बनाए जाते हैं। तो उसमें आपको अगर ये सारा सीक्वेंस पता होगा तो आप ऐसे सवालात के जवाब इजीली दे सकेंगे। तो आप देखें ये स्टमक का जो पाइलोरिक एंड है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन ओरिजिनेट होती है, और इस जगह पर भी एक अदद रिंग ऑफ सर्कुलर मसल मौजूद है। दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक, आपने टोटल ये स्फिंक्टर्स काउंट करने कि थ्रू आउट ट्रैक्ट कितने स्फिंक्टर्स मौजूद हैं। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर, इन स्फिंक्टर्स के मुतालिक यूं भी सवाल पूछा जाता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट, और ऑप्शंस ये होंगे एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन हर एक स्फिंक्टर की करेक्ट लोकेशन आप जरूर याद कीजिए। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, असल में इसको स्मॉल इसके डायमीटर की वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये एक नैरो ट्यूब है, जबकि इसकी लेंथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा है। जैसे टोटल 9 मीटर में 6 मीटर के करीब ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है। 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये टोटल जो जीआईटी है उसका कितने परसेंट हिस्सा कवर कर रही है। इट ऑक्यूपाइज हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कितना पोर्शन। तो ये 2/3 होना चाहिए या 3/5 होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर, या 1/3 होना चाहिए। तो कितना प्रोपोर्शन है? 2/3 यानी तकरीबन 66% पोर्शन। तो इसमें देखो राइट आंसर क्या बनेगा भाई, 2/3, क्योंकि 66% तकरीबन ये बनता है। टोटल 9 मीटर में से 6 मीटर ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 हिस्से हैं, डोडेनम, जुजीनम, इलियम। इन तीनों का सीक्वेंस याद रखें, इनकी लेंथ याद रखें। 2.5 ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, और इसके साथ साथ 2.4 मीटर लेंथ जुजीनम की और 3.5 मीटर लेंथ है इलियम की। ये जो डोडेनम है जी, अभी है बेटा, क्या सवाल है? सर हम ये कहेंगे ना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 2/3 है ऑफ द टोटल जीआईटी। ये एमसीक्यूज है ना? बिल्कुल बिल्कुल, टोटल जीआईटी से हमने इसको कंपेयर किया है, क्योंकि टोटल जीआईटी तकरीबन 9 मीटर लेंथ है और उसमें से 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की है। तो हमने यहाँ पर टोटल जीआईटी में इसको काउंट किया। बाज़ बुक्स के अंदर ये जुजीनम और इलियम का
इसकी लेंथ को कंपेयर किया हुआ होता है। यस सर, पीटीबी में किया हुआ जी है। बिल्कुल, जैसे पीटीबी में जीजिनम की लेंथ कितनी बताई हुई है, ये इलियम की लेंथ बताई हुई है तकरीबन ये कोई 3/5 पोर्शन ऑफ टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरी जीआईटी में इसका पोर्शन नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जबकि 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और जो जेजुनम है वो 2/5 ऑफ द और ये 2/5 बनेगा। और ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको हमने कंपेयर किया है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से, लेकिन हमने वो जो ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन को कंपेयर किया था वो पूरी जीआईटी में कंपेयर किया था। क्लियर होगी बात? तो इस तरह की कैलकुलेशंस को भी याद रखिए। अच्छा, उसके बाद आप देखो कि सबसे जो पहला पोर्शन है वो है ड्यूटेनम। तकरीबन कोई 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसका डायमीटर और कम होता चला जाता है। मैक्सिमम डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन में किस हिस्से का होगा? ड्यूडेनम का। तो ड्यूडेनम जब ये स्टार्ट होता है ये किस साइड पर ओरिजिनेट होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी या राइट साइड ऑफ द बॉडी या डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड या स्लाइटली अपवर्ड ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द स्टमक, और उसके बाद फिर ये एक शार्प यू टर्न लेकर नीचे डाउनवर्ड बेंड हो जाएगा, और उसके बाद फिर हाईली कन्वोल्यूटेड पोर्शन है। यानी ड्यूडेनम एक्चुअली इट इज अ सी शेप रीजन, इट इज एक्चुअली सी शेप, इट इज नॉट कन्वोल्यूटेड। बात हम ये इनकी स्ट्रक्चर के हवाले से ये एमसीक्यूज पूछते होते हैं कि कौन किस तरह की शेप का हामिल है। तो ड्यूडेनम सी शेप स्ट्रक्चर है, जबकि इसके मुकाबले में इलियम ये हाईली कन्वोल्यूटेड एंड जुजिनम भी हाईली कन्वोल्यूटेड। ये दोनों इससे हाईली कन्वोल्यूटेड हैं यानी फोल्डेड हैं, जबकि ड्यूडेनम इज अ सी शेप रीजन। ड्यूडेनम इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पाथवेज आकर लिंक हो रहे होते हैं या पार्ट्स आकर लिंक हो रहे होते हैं, उनमें एक तो देखो ये स्टमक इसके साथ कनेक्टेड है ड्यूडेनम के साथ। दूसरा एक डक्ट जो कि लिवर से और पैंक्रियास से आ रही होती है, दोनों डक्ट्स लिवर और पैंक्रियास की आपस में कंबाइन कर जाती हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के साथ ये डक्ट भी इस जगह पर आकर अटैच करती है, इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। उसके अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट भी शामिल हो जाती है, दैट इज ऑल्सो रिसीव्ड बाय द ड्यूडेनम। इसके अलावा फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई और पार्ट कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो सिर्फ ये ड्यूडेनम ऐसा हिस्सा है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें रिसीव कर रहा होता है। एक ये स्टमक से पार्शली डाइजेस्टेड फूड रिसीव करता है, और दूसरी तरफ इस कॉमन बाइल डक्ट के जरिए इट रिसीव्स सम डाइजेस्टिव सिक्रीशन। बाकी ये जिजीनम और इलियम इनके अंदर जो सिक्रीशंस होंगी वो अंदर ही इसकी वॉल से रिलीज होंगी, किसी दूसरे हिस्से से नहीं आएंगी। अच्छा, जैसे आप ये देखिए कि फर्स्ट 12 इंचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक इज कॉल्ड, तो 12 इंचेस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। और अभी जैसे बताया कि 25 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये ड्यूडेनम है, तो इस तरह से यहाँ पर ड्यूडेनम आंसर बहुत इजीली हम पिक कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से अगर सवाल पूछा जाए कि द 3/5 पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ, तो वो ऑप्शन होना चाहिए इलियम, ठीक है। इलियम 3/5 पोर्शन होगा, इलियम। और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए 2/5 पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें जिजीनम आप पिक कर सकते हैं जी। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो आपको क्रॉस सेक्शन में नजर आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल है वो हाईली फोल्डेड स्टेट में नजर आएगी। इस तरह के बड़े बड़े सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं प्राइमरली। दीज लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स हैव वेलवेटी अपीयरेंस। इनके ऊपर अगर आप रब करके देखें तो आपको बहुत ज्यादा वेलवेटी अपीयरेंस नजर आएगी, जैसे वेलवेट होते हैं ना, बहुत मुलायम। और माइक्रोस्कोप में देखने से पता चलता है कि इन लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विच आर कॉल्ड विलाए। तो इन विलाए की वजह से ये वेलवेटी अपीयरेंस है। एक सिंगल विलस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके ऊपर एक एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है और अंदर एक वेस्क्यूलर सिस्टम मौजूद होता है। एपिथेलियल सेल्स ने एक वेस्क्यूलर सिस्टम को सराउंड किया हुआ होता है। दरअसल एपिथेलियल सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं व्हिच आर टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे हैव वेरी फाइन
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। ये कौन सी साइड पर माइक्रोविलाई होंगे? टुवर्ड्स द ल्यूमेन साइड। ये वाली बात भी इस तरह पूछी जाती है। ये अंदर वाली साइड पर माइक्रोविलाई नहीं है, जहां पर ये वेस्क्यूलर सिस्टम मौजूद नजर आ रहा है उस साइड पर माइक्रोविलाई नहीं है, ये ल्यूमेन साइड पर है। अच्छा, अंदर वाली साइड पर जो आपको वेस्क्यूलर सिस्टम बताया उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं और इसके साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में एक बहुत ही माइक्रो लिम्फेटिक वेसल जो कि लिम्फ कैपिलरी है, नोन एज लैक्टील, ये सेंटर में ऑक्यूपाइड होगी और उसके गिर्द कैपिलरी नेटवर्क होगा। दिस इज एक्चुअली द वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट इन द विलाई, और उसको कवर किया हुआ है एपिथेलियल सेल्स ने व्हिच हैव माइक्रोविलाई ऑन आउटर साइड। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने जो 3 किस्म के फोल्ड्स मुलाहिजा किए हैं, लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स, देन विलाई and then microvilli. So because of the presence of these 3 kind of foldings, overall surface area of the small intestine, जो internal surface area small intestine का बहुत ज़्यादा extend हो जाता है, और ये दोनों के लिए beneficial है, digestion के लिए भी और absorption के लिए भी, क्योंकि small intestine एक major site of digestion है। अगर आपसे पूछा जाए कि maximum digestion in GIT occurs in, तो ओरल कैविटी में मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है या स्टमक में या फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन ये मैक्सिमम डाइजेशन की साइट है, यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होना है। तो उस मैक्सिमम डाइजेशन को पॉसिबल बनाने के लिए सरफेस एरिया का ज्यादा होना इंतहाई जरूरी है। तो सरफेस एरिया को एक्सटेंड करने में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं? लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स, विलाए, माइक्रोविलाए, या ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, या ऑल ऑफ देम? तो ऑल ऑफ देम। एक्चुअली ये जो इतनी लंबी लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये भी ओवरऑल सरफेस एरिया को बढ़ाने का ही एक सबब था, इसी वजह से इतनी लंबी ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अच्छा, अब देखो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो आपको फीचर्स पॉइंट आउट किए हैं, डायमीटर उसका, इसके साथ साथ जो लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स हैं विलाए और माइक्रोविलाए, जिनके बारे में ये कहा कि ओवरऑल ये उसका जो इंटरनल सरफेस एरिया उसको बढ़ाने का सबब बन रहे हैं, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे होते हैं जैसे जैसे आप डोडेनम से इलियम की तरफ मूव करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके नंबर में कमी आती जाएगी, डायमीटर भी कम होगा, लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स भी कम हो जाएंगे, विलाई का नंबर भी कम हो जाएगा, माइक्रोविलाई का नंबर भी कम हो जाएगा। यानी मैक्सिमम सरफेस एरिया पर स्क्वायर सेंटीमीटर अगर आपसे पूछा जाए, यानी एक छोटे से एरिया में इसका मैक्सिमम इसका अगर सरफेस एरिया पूछा जाए तो किसका ज्यादा होगा, तो वो डोडेनम के अंदर जो पर स्क्वायर यूनिट सरफेस एरिया है वो डोडेनम में ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल रीजन वाइज कंपेयर किया जाए कि मैक्सिमम सरफेस एरिया कौन सा पार्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इलियम। उसकी वजह क्या है कि इलियम की ओवरऑल लेंथ ज्यादा है ना, अगरचे उसके अंदर ये लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स विलाए माइक्रोविलाए थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन इलियम की ओवरऑल लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। सही है। लेकिन अगर हम पर स्क्वायर यूनिट एरिया उसमें सरफेस एरिया को पूछें तो उसमें डोडेनम के अंदर ये सरफेस एरिया सबसे ज्यादा और ग्रेजुअली ये सरफेस एरिया यूं कम हो रहा है। अच्छा, फंक्शंस का जहां तक ताल्लुक है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें देखिए एक फंक्शन तो इसका डाइजेशन है जिसमें ये जूसेस कंट्रीब्यूट करेंगे, और दूसरा एब्जॉर्प्शन। 2 तरह का रोल स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड करेंगे जी। डाइजेशन में तीनों जूसेस ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर व्हिच इज आल्सो सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम। लिवर में से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 हेपेटिक डक्ट्स ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द 2 lobes ऑफ द लिवर। दीज हेपेटिक डक्ट्स कंबाइन टुगेदर टू मेक कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये यहाँ से गाल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगी। ठीक है, पहले ये 2 हेपेटिक डक्ट्स आपको नजर आ रही है यहाँ पर, और इन 2 हेपेटिक डक्ट्स की कॉम्बिनेशन से दीज 2 आर हेपेटिक डक्ट्स। तो ये हेपेटिक डक्ट्स ये कंबाइन होकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगी। दिस इज कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट इज कंबाइंड विद सिस्टिक डक्ट टू मेक द कॉमन बाइल डक्ट। तो ये आपको रिलेशन इनके याद हो। कॉमन बाइल डक्ट ये नीचे डिसेंड होगी, और डिसेंड होकर जब ये डोडेनम के साथ इसने कनेक्ट होना होता है तो उस जगह पर
बिफोर इट्स कनेक्शन विद द डुओडेनम पैंक्रियास से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट भी इसके साथ कंबाइन कर जाएगी और दोनों फिर एक साथ डुओडेनम के अंदर दाखिल होंगे। तो ये जो ओपनिंग है इस कॉमन बाइल डक्ट की इनटू द डुओडेनम, दिस इज कॉल्ड डुओडेनल पैपिला या एम्प्यूला ऑफ द वाटर इसे कहा जाता है। इस तरह से जो दोनों की सिक्रीशन है, पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशंस और बाइल जूस की सिक्रीशन, ये डुओडेनम के अंदर रिसीव होती हैं। ये बात भी अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है कि which portion of small intestine receives the secretions from the liver, तो उसमें जाहिर है डुओडेनम बहुत आसान लग रहा है हमें अब। या which part of the small intestine receives secretions from the pancreas, तो ये डुओडेनम रीजन है जहां पर ये secretions रिसीव हो रही हैं। इन secretions में क्या कुछ मौजूद है, तो जैसे अगर हम बाइल जूस को देखें, बाइल जूस ये भी एक डाइजेस्टिव जूस है। बाइल जूस प्रोड्यूस तो लिवर में होगा लेकिन इसकी स्टोरेज गाल ब्लैडर में होगी। बाज़ लोगों का गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोन, कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन की वजह से वहाँ स्टोन बन जाता है और अल्टीमेटली गाल ब्लैडर हैज टू बी रिमूव्ड सर्जिकली। कॉलिसिस्टेक्टमी कहा जाता है, कॉलिसिस्टेक्टमी। तो कॉलिसिस्टेक्टमी अगर किसी पर्सन में हो चुकी हो, गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया हो, तो ऐसी सूरत में ये लिवर से क्या बाइल जूस की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी? याद रखो कि बाइल जूस की प्रोडक्शन बंद नहीं होगी, बाइल जूस प्रोड्यूस होगा लेकिन उसकी स्टोरेज नहीं हो सकेगी क्योंकि गाल ब्लैडर इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज। लिहाजा वो बाइल जूस लिवर में प्रोड्यूस होकर डुओडेनम में डायरेक्टली रिलीज हो रहा होगा। तो इस सूरत में क्या इफेक्ट आएगा? असल में ये जो गाल ब्लैडर था ये जूस को इस वजह से स्टोर कर रहा था कि जब जरूरत पड़े तो ये रिलीज करें, अदरवाइज अपने पास रखें। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर गाल ब्लैडर की शक्ल में स्टोर हाउस नहीं है तो लिवर जैसे जैसे ये प्रोड्यूस करता जाएगा और उसके साथ साथ ये रिलीज होता रहेगा, बेशक उसकी जरूरत हो या ना हो। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट आता है यहाँ पर। अच्छा, अब इसका जो बाइल जूस की साइट ऑफ एक्शन है, ये जितने भी आप जूसेस पढ़ रहे हैं ना, तो इन जूसेस की साइट ऑफ सिक्रीशन और साइट ऑफ एक्शन, ये दो, इनके ऊपर जरूर तवज्जो कीजिएगा, इनके ऊपर भी सवाल बनाए जाते हैं। तो बाइल जूस प्रोड्यूस तो लिवर से हुआ, स्टोर हुआ गाल ब्लैडर में, लेकिन इसकी जो वर्किंग प्लेस है वो क्या है, कहाँ पर ये वर्क करता है? लिवर में नहीं करता, ना ये गाल ब्लैडर में काम कर रहा है, बल्कि ये डुओडेनम के अंदर वर्क करेगा। इसकी कंपोजिशन में आप देखें कि कोई एंजाइम नहीं है। ये डाइजेस्टिव जूसेस में वाहिद जूस है जिसमें कोई एंजाइम मौजूद नहीं है। इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंस का हामिल है कि याद रखो कि इट हैज़ नो एंजाइम, लेकिन इसके बावजूद ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो कैसे? कि इट हैज़ बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स हैव इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी, यानी इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि ये लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स के ऊपर बाइल साल्ट्स एक्ट करते हैं और इस तरह से लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर लिपिड ग्रेन्यूल्स में तोड़ देते हैं। दिस ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज लिपिड into smaller lipid granules is called emulsification। तो बाइल साल्ट्स की वजह से इमल्सिफिकेशन हो रही है, ये डाइजेशन के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद हैं बाइल पिगमेंट्स जैसे बिलिरुबिन जो कि आरबीसी की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें असल में वेस्ट होती हैं, इनको रिमूव करना रिक्वायर्ड होता है बॉडी से, इस वजह से ये बाइल में मौजूद है, हालांकि इनका कोई वैसे डाइजेशन के साथ रोल नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना बिलिरुबिन का आगे चलकर इफेक्ट ये आता है कि बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन इस तरह की बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया की खुराक बनते हैं और बैक्टीरिया इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू सम अदर काइंड ऑफ पिगमेंट्स, और वो पिगमेंट्स फिर हमारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट का कलर डिटरमिन करते हैं। ये जो फीकल मटेरियल होता है हमारा, उसका डिफरेंट सिचुएशंस में कलर चेंज होता रहता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो आमतौर पर जब ये स्टूल टेस्ट किया जाता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट का सैंपल एक उसका टेस्ट किया जाता है, तो उसकी कलर से अंदाजा होता है कि अगर इंटेस्टाइन में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन मौजूद है तो उसको डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, ये हो गए रोल इसके। अब देखो, गाल स्टोन्स आर प्रोड्यूस इन द गाल ब्लैडर ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन। तो मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किया, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से ये स्टोन बनता है और इस वजह से यहाँ पर आंसर कोलेस्ट्रॉल आएगा। जब पीपल हु हैव देयर गाल ब्लैडर रिमूव्ड हैव द मोस्ट डिफिकल्टी डाइजेस्टिंग, किस चीज को डाइजेस्ट करने में ज्यादा डिफिकल्टी वो फेस करेंगे? बटर, क्योंकि इसमें लिपिड्स मौजूद है ना, और लिपिड्स के ऊपर इसका इफेक्ट आपने मुलाहिजा किया। जबकि एप्पल्स में तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं,
विटामिन डाइजेस्टिव कोई नहीं होते, एग वाइट उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। अगर यहाँ पर हम एग यॉक की बात करते तो फिर वो लिपिड आ जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बटर ही आंसर बनेगा। अच्छा, प्रोडक्ट्स ऑफ द लिवर इंक्लूड्स पेप्सिन, क्या ये लिवर की प्रोडक्ट में आता है? नो, इसको हम इधर ही रिजेक्ट कर दें। बाइल, यस। प्रोटीएजेस, क्या लिवर में प्रोटीएजेस मौजूद होते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और ये यूरिया तो प्रोडक्ट है, लिवर में प्रोड्यूस होता है, बट व्हाट अबाउट द प्रोटीएजेस? इसी तरह से आप देखो कि बाइल, ये सही है, यूरिया। और ब्लड प्रोटीन्स, यस, ब्लड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। प्रोटीएजेस अगेन कंट्रोवर्शियल है, अमाइलेजेस और लाइपेजेस। एक्चुअली ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं सेलुलर लेवल पर तो मौजूद होंगे, लिवर के जो सेल्स हैं, मिसाल के तौर पर हेपेटोसाइट, उनके अंदर जो लाइसोसोम्स होंगे उनके पास तो ये होंगे, बट दोज आर नॉट सीक्रेटेड आउटसाइड फॉर डाइजेशन। ओके, तो इस लिहाज से हम प्रोटीएजेस वाले ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट फेवरेट ऑप्शन है वो ये सी बनेगा कि ब्लड प्रोटीन्स भी लिवर में सिंथेसाइज होती हैं, जिनको प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। यूरिया इज ऑल्सो द प्रोडक्ट एंड द बाइल। अच्छा, लिवर के साथ साथ पेंक्रियाज का क्या रोल है? तो पेंक्रियाज कंट्रीब्यूट्स पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाज से ये जो पेंक्रियाटिक जूस है ये तो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसके अलावा पेंक्रियाज आप जानते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान पर मुश्तमिल है, जहां से हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, और वो हार्मोन्स डाइजेशन में उसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज कंट्रीब्यूट्स इन डाइजेशन। पेंक्रियाटिक जूस, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द पेंक्रियाज, जो कि एक्सोक्राइन सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, और इसकी वर्किंग साइड क्या होगी? ड्यूडेनम। अच्छा, इसकी कंपोजिशन में आप लिहाजा करें कि वाटर एंड म्यूकस मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर साल्ट्स मौजूद हैं, और एक लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स का कलेक्शन प्रेजेंट है। वाटर म्यूकस का वही रोल है जो हम पहले पढ़ते हुए आए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अदर साल्ट्स ये भी वही रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो एसिडिक काइम यहाँ पे पहुंचा है तो वो एसिडिक पीएच रखता है, जबकि यहाँ पर अल्कलाइन पीएच रिक्वायर्ड है, तो इनकी वजह से अल्कलाइन पीएच मेंटेन होगी जो कि 8 के अराउंड होगी। सही, तो यहाँ पर अगर ये बात पूछी जाए कि एसिडिक काइम हाउ इट्स पीएच इज चेंज इनटू द डुओडेनम, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट्स ये सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है। एंजाइम्स में हर एक एंजाइम जो पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद है उसका रोल आपको याद हो, उसका सबस्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, और उसकी प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ एंजाइम यहाँ पर भी वो जिमोजिन की फॉर्म में रिलीज होंगे, जिमोजिन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में इनएक्टिव स्टेट में, और उनको फिर एक्टिवेट किया जाएगा। तो उनकी एक्टिवेशन कैसे होती है ये भी बात याद रखने वाली है। मसलन इसमें जो कार्बोहाइड्रेजेस हैं वो तो ये पेंक्रियाटिक अमाइलेज हैं जो स्टार्च या ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ेगा उसी तरह, क्योंकि जो ओरल कैविटी में स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो स्टमक में स्टॉप हो गया था, और अभी हालांकि स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई होती, तो जो रिमेनिंग स्टार्च है वो फिर यहाँ पर आकर डाइजेस्ट होती है। सही, प्रोटीएजेस में ये जो आपको प्रोटीएजेस बताएं इनएक्टिव स्टेट में ये रिलीज होंगे, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। इनकी एक्टिवेशन कैसे होती है? तो पहले वाला जो आपको यहाँ पे एंजाइम बताया ट्रिप्सिनोजेन, इट इज एक्टिवेटेड बाय द एंटेरोकाइनेज। याद रखो जो एंटेरोकाइनेज है इट इज सीक्रेटेड बाय द डुओडेनम। एंटेरोकाइनेज इज नॉट द पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इधर कंफ्यूजन होती है बच्चों को। एंटेरोकाइनेज इज नॉट द पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, लेकिन ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द डुओडेनल वॉल। तो एंटेरोकाइनेज से जब ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में एक्टिवेट होगा तो फिर ट्रिप्सिन बकाया दोनों को एक्टिवेट करेगा, यानी काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोपेप्टिडेज को ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज में ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा। अच्छा, ये तीनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन ये तीनों अल्कलाइन पीएच में काम करने वाले। इसके बरक्स जो हमने पेप्सिन अभी पढ़ा था वो एसिडिक पीएच में काम करता था। तो ये इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको याद रखिए। अच्छा, इसके साथ साथ अब आप देखें कि इन एंजाइम्स की वजह से भी जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाई वो यहाँ पर फर्दर डाइजेस्ट होंगी इनटू पेप्टोन्स, वही छोटी पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे लाइपेजेस हैं जो कि वो जो इमल्सिफाइड लिपिड्स से उनके ऊपर एक्ट करेंगे और उनको मजीद फैटी एसिड और ग्लाइसरोल्स में तोड़ेंगे। और ये जो न्यूक्लियसेस हैं, न्यूक्लियसेस आर आल्सो द पार्ट ऑफ
पैंक्रियाटिक जूस जिसमें डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। यानी इसका मतलब है कि पैंक्रियाटिक जूस ये डाइजेस्टिव जूसेस में वो पहला जूस था जिसने तमाम फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने की जरूरत की है। इससे पहले गैस्ट्रिक जूस ने सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट की और फिर वो जो सलाइवा था उसने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट किए थे। तो लेकिन यहाँ पर अब सारे कंपोनेंट्स डाइजेस्ट होना शुरू हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पहला रीजन जहां पर तमाम कंपोनेंट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है वो कौन सा है, ओरल कैविटी या स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन है। और उसका भी कौन सा हिस्सा, डुओडेनम। ये सारा काम असल में अभी डुओडेनम में हो रहा है। जब पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों असल में प्रोटीएस टाइप के एंजाइम्स हैं, लेकिन दोनों की ओरिजिन में डिफरेंस है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दोनों की एक्टिवेशन मुख्तलिफ अंदाज में हुई है, दोनों का साइट ऑफ सीक्रेशन डिफरेंट है, दोनों का साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट है, दोनों का वर्किंग एनवायरनमेंट यानी पीएच चेंज है। ये पॉइंट्स आपको इन दोनों के मुतालिक बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि इस तरह के अब चीज़ें जो हैं वो सवालात में अक्सर पूछी जाती हैं। अच्छा, अब देखो डाइजेशन डुओडेनम के अंदर तो हो गया, लेकिन डुओडेनम में तो ये बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जुजीनम और इलियम आर आल्सो द साइट ऑफ डाइजेशन। यहाँ पर डाइजेशन में जो जूसेस कंट्रीब्यूट करते हैं वो है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होंगे। ये जुजीनम और इलियम की वॉल में ग्लैंड्स मौजूद हैं। यहाँ से भी जो जूस सिक्रीट हो रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेजेस भी हैं, जिसमें ये नाम है कार्बोहाइड्रेजेस के, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, और ये इनके एक्शंस बताए हुए हैं। तो आपने इनकी ये सबस्ट्रेट्स, दीज आर द सबस्ट्रेट्स, और ये इनकी प्रोडक्ट्स, इनको आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जी बेटा, उसके बाद फिर ये प्रोटीएजेस, अमाइनोपेप्टिडेजेस और ये एरिप्सिन, इनके ये सबस्ट्रेट्स और ये प्रोडक्ट्स, इसमें ये एरिप्सिन का रोल अक्सर पूछा जाता है। ये बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है जो अक्सर एग्जाम्स में आता होता है। तो ये डाईपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में तोड़ता है, क्लियर रहे इसमें कि एरिप्सिन ब्रोकन डाउन द डाईपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड्स। और लाइपेजेस एज यू जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे, और न्यूक्लियसेस मजीद डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे। इस तरह से अब डाइजेशन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। Many persons become ill from consuming milk or milk products because they, तो एक्चुअली ये कुछ लोगों के अंदर नेचुरली एक एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम इज नेचुरली मिसिंग इन देम, तो उसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम अराइज होती है। लिहाजा यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ये लैक एन एंजाइम है, और वो एंजाइम कौन सा है, लैक्टेज। तो ऐसे लोगों को कहते हैं, ये किस बीमारी का शिकार है, इसको कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। दिस इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी ये लैक्टोज कंटेनिंग कोई भी फूड खाएंगे, जैसे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई कुछ चीज़, तो उनमें ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी, यानी उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और उससे प्रॉब्लम इनमें अराइज होगी। तो ऐसे बेबीज का फिर क्या होगा जिनमें पैदाइशी तौर पर ये लैक्टेज मिसिंग हो, उनको तो अर्ली लाइफ में सिर्फ मिल्क पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो उनको फिर लैक्टोज फ्री मिल्क उनको प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि उनमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। A protein digesting enzyme released from the pancreas is, पैंक्रियाज से पेप्सिन तो रिलीज नहीं होता है, ठीक है। एरिप्सिन ये भी पैंक्रियाज से रिलीज नहीं होता, हालांकि प्रोटीएज है। ट्रिप्सिन यस, अमाइलोप्सिन तो वैसे ही ये प्रोटीएज नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ट्रिप्सिन। और अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीएज एंजाइम, तो फिर आप अमाइलोप्सिन को पिक करते हैं, क्योंकि अमाइलोप्सिन इज द अदर नेम ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। दिस इज सॉरी पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज का सेकंड नेम है। सबस्ट्रेट फॉर इरिप्सिन इज, तो जैसे मैंने अभी इरिप्सिन के मुतालिक आपको कहा था, इसके बारे में अक्सर मुख्तलिफ अंदाज में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, डाईपेप्टाइड्स पे। ये डाईपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। इन स्मॉल इंटेस्टाइन द डाईपेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स बाय द एंजाइम। तो अब ये दूसरे अंदाज में वही सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपने इरिप्सिन को याद रखना है। तो इरिप्सिन इज वेरी फेमस एंजाइम। Trypsinogen is converted into trypsin, the active form, in the presence of, तो ये इधर HCl का कोई रोल नहीं है, हाई पीएच का भी कोई रोल नहीं है,
सिक्रेटिन का भी कोई रोल नहीं है, असल में यहाँ एंटेरोकाइनेज इन्वॉल्व है, तो एंटेरोकाइनेज इज द राइट आंसर जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स कैसे होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड रोल था एब्जॉर्प्शन। उसमें देखो अब होगा ये कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इनकी एब्जॉर्प्शन का रूट अलग है और लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन का रूट अलग है। ये इनकी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, तो ये मोनोसेक्राइड्स में टूट जाते हैं, प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड, लिपिड्स फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल और कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और जबकि ये न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाएंगे। अब ये वाले जो कंपोनेंट्स मैंने बताए इनका जो मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ये कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय में ये दाखिल होंगे पहले, वहाँ से ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाय में, वहाँ से जो स्मॉल वेन्स होती हैं इंटेस्टाइन के उसके अंदर, फिर उसके बाद फिर ये हेपेटिक पोर्टल वेन में, फिर ये लिवर में, और लिवर से फिर ये हेपेटिक वेन और फिर इंफीरियर वेना केवा के जरिए हार्ट और फिर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाएंगे। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस क्या बन रहा है इन प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन का। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई अगर किसी शख्स ने खाना खाया तो खाना खाने के बाद सबसे पहले उसमें ग्लूकोज लेवल कौन से वेन में या कौन सी वेसल में हाई मिलेगा आपको सबसे पहले, तो उसमें अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं मिसाल के तौर पर आयोर्टा के अंदर उसका ये हाई मिलेगा, या फिर इंफीरियर वेना केवा के अंदर हाई मिलेगा, इंफीरियर वेना केवा, या हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन उसके अंदर हाई मिलेगा, या हेपेटिक वेन के अंदर हाई मिलेगा। तो इसमें चार में से अगर आप पिक करें कि भाई खाना खाने के फौरन बाद जो ग्लूकोज लेवल हाई होगा सबसे पहले वो किस वेसल के ब्लड में हाई होगा, तो सबसे पहले जो वेसल यहाँ पर आ रही है उसमें हाई होगा। अब इन चारों में से सबसे पहले कौन सी आ रही है? हेपेटिक पोर्टल वेन, तो सबसे पहले यहाँ पर हाई होगा। तो इस लिहाज से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आगे देखिए कि ये लिपिड्स की जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। बाकी चीजें तो मैंने बताया कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय से डायरेक्ट कैपिलरीज ऑफ द विलाय में चलेगी और फिर आगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से लिवर में। लेकिन जो लिपिड्स की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में होगा। लिपिड्स की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन कुछ इस तरह से हो रही है कि जो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और ये जो बाइल साल्ट्स होते हैं ना उनके साथ ये कंबाइन करते हैं एंड दे बिकम द माइसील्स। बाइल साल्ट्स के साथ कंबाइन करके दे बिकम माइसील। बाइल साल्ट का दूसरा एडिशनल रोल ये भी है कि ये लिपिड की एब्जॉर्प्शन को भी फैसिलिटेट करता है। तो बाइल साल्ट्स के साथ मिलकर ये इस तरह से माइसील जब बन जाएंगे और इन माइसील के साथ फिर कोलेस्ट्रॉल कंबाइन हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल और ये माइसील अब ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय के अंदर दाखिल होंगे और वहाँ पर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय वहाँ पर पहुँचकर इनके साथ क्या होगा कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय के अंदर ये लिपोप्रोटीन्स बन जाते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर कंबाइंड विद द प्रोटीन्स एंड दे बिकम द लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ये आपने इनकी टाइप्स याद रखी, HDL और LDL। HDL वो होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होते हैं और LDL जिसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होते हैं, और VLDL जिसमें लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे 99% लिपिड एंड जस्ट 1% प्रोटीन, तो ये VLDL हैं विच आर कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स। तो इस तरह ये काइलोमाइक्रोन्स जो कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय के अंदर डेवलप हुए हैं, नाउ दे आर एंटर इनटू द लैक्टील। ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय से कैपिलरीज ऑफ विलाय में जाने के बजाय लैक्टील्स में दाखिल हुए हैं। तो लैक्टील्स में ये मजीद काइलोमाइक्रोन्स दे आर कंबाइंड विद द लिम्फ प्रोटीन्स, और फिर ये इस तरह से लिम्फ प्रोटीन्स के साथ मिलकर थोड़ा सा ये HDL टाइप के बन जाएंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा VLDL थे, लेकिन व्हेन दे कंबाइन विद द लिम्फ प्रोटीन्स दे बिकम HDL। अब ये चीज़ें यहाँ से ट्रेवल करती हुई जा रही हैं थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम में, इनका ट्रेवल होगा और फिर थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए अल्टीमेटली दे आर एंटर इनटू द सबक्लेवियन वेन, क्योंकि ये वो जंक्शन है जहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो जितनी भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स लिपिड्स की थी वो इस रूट से यहाँ पर सबक्लेवियन वेन में आ गई हैं। यानी खाना खाने के बाद
लिपिड कंटेंट अगर किसी ब्लड वेसल में सबसे पहले आपको हाई मिलेगा तो वो सबक्लेवियन वेन होगी, ये वो हेपेटिक पोर्टल वेन में डायरेक्ट नहीं गए, लिवर में नहीं गए, ठीक है। यहाँ पर वही वाला सवाल पूछा जाए तो सबक्लेवियन वेन आपने याद रखना। सबक्लेवियन वेन से फिर ये सुपीरियर वेना केवा एंड देन हार्ट, और उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर इनको फर्दर मेटाबोलाइज करना हो तो लिवर में, और अगर इनको जाके स्टोर कर देना है तो एडिपोज टिश्यूज में इनको पहुंचा दिया जाता है और वहां पर फिर ये स्टोर हो जाता है। जी अभी यहाँ क्या कहती है सर ये यहाँ से समझनी है कि लिपोप्रोटीन जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं जो कि VLDL आपने लिखा हुआ है, इससे आगे क्या होता है थोड़ा सा बता दें, ये LDL तक। जी बिल्कुल, यहाँ पर LDL लिखा हुआ आपने कहा HDL। हाँ जी बिल्कुल जी। देखो ये सॉरी HDL इस सेंस में क्या गया कि वो उसमें चूंकि प्रोटीन ऐड हो गई है ना तो थोड़ी प्रोटीन की परसेंटेज बढ़ गई है, तो VLDL से LDL बन गई है। अगर वो मैंने HDL कहा है तो इस सेंस में कहा था कि उनकी थोड़ी सी डेंसिटी हाई हो गई है ना, क्योंकि प्रोटीन उसमें ऐड हुई है, प्रोटीन कंटेंट थोड़ा बढ़ा है, बट एक्चुअली स्टिल दे आर LDL, तो VLDL से वो LDL बने। यहाँ पर देखो मैंने बताया कि काइलोमाइक्रोन्स जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाई के अंदर स्टैब्लिश हुए विच आर एक्चुअली VLDL, जब ये यहाँ से लैक्टील में दाखिल होंगे तो लैक्टील लिम्फ वेसल है, उसके अंदर लिम्फ मौजूद है, लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स हैं, उनके साथ जब ये काइलोमाइक्रोन्स कंबाइन होंगे तो इनकी डेंसिटी थोड़ी सी हाई हो जाएगी और वो VLDL से अब LDL बन गए। या यूं समझ लें कि उसके मुकाबले में चूंकि डेंसिटी थोड़ी हाई हुई है तो मैंने इस सेंस में इसको ये HDL कह दिया था, तो एक्चुअली है ये LDL। अच्छा, अब ये जो LDL है ये यहाँ से थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में, और थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट से फिर सबक्लेवियन वेन, और उसके बाद फिर थ्रू सुपीरियर वेना केवा। ये भी हम जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबक्लेवियन वेन से फिर ये सुपीरियर वेना केवा के जरिए हार्ट, और अब हार्ट ने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर तो इनको मेटाबोलाइज करना हो फिर ये लिवर में, और मेटाबोलाइज नहीं करना अगर ये सरप्लस अमाउंट में है तो फिर ये एडिपोज टिश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये सारी बात हुई है यहाँ पर, क्लियर होगी बात भाई? अच्छा भाई, तो इस सवाल का जवाब दें कि विच रूट इज करेक्टली डिस्क्राइबिंग द एंट्री ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स इनटू द ब्लड। तो आपने देखा एपिथेलियल सेल्स, ब्लड कैपिलरीज, ये गलत हो गया क्योंकि इधर तो ब्लड कैपिलरीज डायरेक्टली एपिथेलियल सेल्स के बाद नहीं आएंगी ना। अच्छा, लिपिड की बात हो रही है। ब्लड कैपिलरीज टू लैक्टील, ये भी गलत हो गया। एपिथेलियल सेल्स टू लैक्टील टू थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट टू सबक्लेवियन वेन, ये बिल्कुल करेक्ट रूट बताया जा रहा है, सही। जबकि एपिथेलियल सेल्स टू ब्लड कैपिलरीज, ये अगेन गलत हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल राइट आंसर जो है वो C बन रहा है। ये गलती से ऊपर लगा हुआ है, तो एक्चुअली दिस इज C नॉट D, क्योंकि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज से ये लैक्टील, ब्लड कैपिलरीज में तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स जाते ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट आंसर C नॉट B। हाँ जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, आखिरी हिस्सा है अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। लार्ज इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा डायमीटर रखती है, और इसकी लेंथ उसके मुकाबले में बहुत कम है। 1.5 मीटर टू 1.8 मीटर इसकी लेंथ है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम सेगमेंट्स देखें तो इसमें सबसे पहला रीजन होगा केकम, विच इज कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स जंक्शन अनदर स्फिंक्टर इज प्रेजेंट नोन एज इलियोसीकल स्फिंक्टर, इसको इलियोसीकल या समटाइम इसको इलियोकोलिक स्फिंक्टर भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज इलियोकोलिक स्फिंक्टर। तो ये इलियोसीकल और इलियोकोलिक स्फिंक्टर, इसके जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, क्योंकि जितनी भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो तो अब्जॉर्ब हो गई, अब अनडाइजेस्टेड वेस्ट सारा यहाँ पर दाखिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट केकम रिसीव करता है तो उसके बॉटम के अंदर आपको एक प्रोजेक्शन नजर आ रही है नोन एज अपेंडिक्स, विच इज बेसिकली एन वेस्टिजियल ऑर्गन। समटाइम ड्यू टू लो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल्स ब्लॉक हो सकते हैं और इन्फेक्शन होने का चांस होता है, और अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए विच इज नोन एज अपेंडिसाइटिस, तो ऐसी सूरत में ये इन्फ्लेम कर जाती है और बहुत पेनफुल हो जाएगी और अल्टीमेटली इट हैज टू बी रिमूव्ड।
अपेंडेक्टमी, इसके लिए टर्म यूज की जाती है अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी जैसे वो हमें अभी कॉलिसिस्टेक्टमी का नाम लिया था गॉल ब्लैडर के रिमूवल को, इसी तरह से अपेंडेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। तो जिन लोगों में अपेंडिक्स रिमूव कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जिन लोगों में वो कॉलिसिस्टेक्टमी हो जाए, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दें, वहां पर लिपिड डाइजेशन थोड़ा अफेक्ट होगा। ठीक है, केकम के बाद उसके बाद कोलोन रीजन है, कोलोन असेंडिंग कोलोन जो कि ऊपर की जानिब मूव कर रहा है यानी टुवर्ड्स द डायफ्राम। उसके बाद फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन, एक्चुअली जो असेंडिंग कोलोन है कौन से साइड पर, कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद होगा, अभी मैंने क्वाड्रेंट्स बताए थे ना एब्डोमिनल कैविटी के, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? लेफ्ट वाले जी लेफ्ट नहीं, ये राइट वाले में होगा। लेफ्ट साइड पे तो स्टमक था, दिस इज फाउंड इन द राइट लोअर राइट क्वाड्रेंट में ये असेंडिंग कोलोन है। और उसके बाद फिर ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है, और फिर राइट टू लेफ्ट होकर ये दोबारा डाउनवर्ड डिसेंड होगा, डिसेंडिंग कोलोन। और जो आखिरी हिस्सा इसका उसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड देन सिग्मोइड। तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है। और ये जो मैंने आपको रिलेशंस बताए कि भाई ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इन ओरिएंटेशंस को भी आप याद रखिए। अच्छा, और उसके बाद फिर आखिरी हिस्सा इसका रेक्टम है जिसकी फाइनल ओपनिंग एनस। तो जिस तरह से यहाँ पर स्फिंक्टर मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से एट द एनल रीजन देयर आर 2 स्फिंक्टर्स। बाकी जितने भी जंक्शंस हमने देखे वहां पर सिंगल स्फिंक्टर था, बट एट विच रीजन देयर आर पेयर ऑफ स्फिंक्टर्स, तो वो ये एनल रीजन है जहां पर पेयर ऑफ स्फिंक्टर्स मौजूद हैं जिनको एनोरेक्टल स्फिंक्टर्स कहा जाता है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर इसका। अच्छा, अब देखो इसमें फंक्शन क्या है। तो बेसिकली देखो ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको हम एनालिस्ट करते हैं। अभी पहले जरा ये देख लीजिए, इलियोकोलिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द राइट आंसर। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, अभी फंक्शन मैंने आपको पॉइंट आउट करने हैं। तो देखो फंक्शन बेसिकली इसका क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन या साल्ट, या वाटर एंड साल्ट, या वाटर एंड शुगर। तो शुगर्स तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब होगी, ये तो हो नहीं सकता, जबकि फिर ये ज्यादा सुटेबल रहेगा, वाटर और साल्ट दोनों यहाँ से एक्चुअली एब्जॉर्ब होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी बनना चाहिए। द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज, रेक्टम्स का लार्जेस्ट पार्ट था, या कोलोन, या जिजीनम, या बाउल। ये तो दोनों इसके साथ रिलेट नहीं करते, इन दोनों में कंपेयर हो सकता है और इसमें इजीली हम कोलोन को पिक कर सकते हैं। ये गलती से फिर ये ऊपर चला गया, असल में वो सेटिंग करते हुए ना ये थोड़े से इसके ऊपर नीचे हो जाते हैं, और बाद में फिर मेरी वीडियोस के स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बच्चे भेज रहे होते हैं कि सर ये वाला आंसर कैसे हो गया। तो वो मैं साथ बोल भी रहा होता हूँ लेकिन वो चीज़ ज़ाहिर इग्नोर हो जाती है। सो दिस इज एक्चुअली द राइट आंसर, कोलोन। तो इसका जो लार्ज पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन का, वो दरअसल कोलोन है। अच्छा, अब देखो फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन के, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन और स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, और आखिरकार फिर उसका रिमूवल। ये सारे फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर कोई और बात हो तो उसको आप इग्नोर करेंगे। तो इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये दरअसल रफेज की वजह से ये जो एब्जॉर्प्शन है फैसिलिटेट होती है। फैसिलिटेट इस सेंस में कि रफेज, ये डाइटरी फाइबर जो हमारी डाइट के अंदर मौजूद है, उसकी वजह से ना तो ओवर एब्जॉर्प्शन होती है ना अंडर एब्जॉर्प्शन होती है। अगर किसी शख्स के अंदर ये ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, यानी उसका जो वेस्ट है उसको रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर इसकी अंडर एब्जॉर्प्शन हो तो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कम एब्जॉर्प्शन होगी, तो ऐसी सूरत में डायरिया हो जाएगा, पानी की शदीद कमी हो जाएगी। तो डायरिया को कैरेक्टराइज करते हैं लूज मोशंस, चूंकि अनडाइजेस्टेड वेस्ट बहुत डाइल्यूट हो जाएगा तो लूज मोशंस, डिहाइड्रेशन उसको फेस करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये दोनों चीजें दरअसल ये रफेज की कमी की वजह से, अगर डाइटरी फाइबर हमारे डाइट में कम है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स राइज होंगे।
प्रोडक्शन ऑफ विटामिन और एब्जॉर्प्शन, इसमें देखो कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो विटामिन B12 और विटामिन K सिंथेसाइज करते हैं, इसके अलावा और कोई विटामिन नहीं है। विटामिन C, यहाँ पर अक्सर सवाल बनाते होते हैं हम कि कौन सा विटामिन जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बना रहे हैं, तो ये विटामिन आपने याद रखने हैं। तो इसके अलावा देखो ये जो म्यूकस सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, म्यूकस सेल्स वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनकी वजह से भी यहाँ पर पीएच मेंटेन हो रही होती है, क्योंकि बाज़ वक़्त यहाँ पर एसिडिटी होने का अंदेशा होता है, लेकिन ये सोडियम बाइकार्बोनेट सीक्रेट होता हो तो एसिडिटी डेवलप नहीं होगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। बाज़ वक़्त जब आप कोई एंटीबायोटिक्स कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं ना ओरल ट्रैक्ट से, तो वो इन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ड्यू टू लॉन्ग यूज़ ऑफ ओरल एंटीबायोटिक सम विटामिन डेफिशिएंसी हैज़ बीन क्रिएटेड, तो उसका पॉसिबल कॉज क्या होगा, तो उसमें डेथ ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये एंटीबायोटिक विटामिन को इनहिबिट नहीं करती हैं, यानी विटामिन को डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं। एंटीबायोटिक का विटामिन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, बल्कि एंटीबायोटिक की वजह से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मर जाते हैं, इस वजह से ये विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है। तो इस रिलेशन को भी याद रखिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया कि ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन से भी लार्ज इंटेस्टाइन हमें प्रोटेक्ट करती है, कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी उन साइट्स को ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं जहाँ से अमूमन दूसरे जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो ससेप्टेबल सरफेसेस जहाँ से इन्फेक्शन होने का चांस है, दे आर जनरली ऑक्यूपाइड बाय द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इस इवेंट को कहते हैं कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस, यानी अगर हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दोस्त बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से कोई दूसरे बैक्टीरिया अटैक ना कर पाए, तो दिस इज नोन एज कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। इस तरह से माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसका आखिरी जो रोल है वो है डेफिकेशन। एक तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट यहाँ पे स्टोर भी हो रहा है और फिर टाइम टू टाइम उसका रिमूवल होगा। दिस रिमूवल इज कॉल्ड डेफिकेशन। डेफिकेशन उस वक्त डेवलप होती है जब ये रेक्टम फुल हो जाता है। तो जब रेक्टम फुल होगा नॉर्मल हालात में, तो ऐसी सूरत में एक रिफ्लेक्स डेवलप होगा, एक अर्ज डेवलप होगी। दिस इनवॉलंटरी अर्ज टू रिमूव द वेस्ट इज कॉल्ड डेफिकेशन रिफ्लेक्स। और जब ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स डेवलप होता है, तो जो एनोरेक्टल स्फिंक्टर्स का यहाँ पे पेयर मौजूद है, in which two anorectal sphincters are present, outer and inner. Outer anorectal sphincter which is composed of voluntary muscles, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, और जबकि इनर एनोरेक्टल स्फिंक्टर जो इनवॉलंटरी मसल्स पर मुश्तमिल है, ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है। जैसे डेफिकेशन रिफ्लेक्स डेवलप होगा तो इनर एनोरेक्टल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा, लेकिन दिस रिलैक्सेशन ऑफ इनर एनोरेक्टल स्फिंक्टर कैन बी इनहिबिटेड बाय द आउटर एनोरेक्टल स्फिंक्टर। आउटर एनोरेक्टल स्फिंक्टर से इस की रिलैक्सेशन को इनहिबिट किया जाएगा तो डेफिकेशन नहीं होगी। लेकिन जब हम खुद से कॉन्शियसली डेफिकेट करना चाहेंगे और आउटर एनोरेक्टल स्फिंक्टर को भी रिलैक्स करेंगे, तो ऐसी सूरत में फिर ये डेफिकेशन मुमकिन होती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, उनमें चूंकि कॉन्शियस कंट्रोल अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता, लिहाजा उनका रेक्टम जैसे ही फिल होता है और उनमें डेफिकेशन रिफ्लेक्स जैसे ही डेवलप होगा, वो उस रिफ्लेक्स को इनहिबिट नहीं कर पाएंगे और वो किसी भी वक्त डेफिकेट कर सकेंगे। अच्छा भाई, आखिर में ये एक समरी इसकी दी हुई है, ये पीटीबी के अंदर ये समरी इस तरह से बनी हुई है। तो इस समरी को ज़रूर आप रीड करें। इसमें हर एक रीजन के जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं और उनकी सीक्रेशंस को पॉइंट आउट किया हुआ है। तो समटाइम सवाल यहाँ से भी उठाया जाता है, तो इस वजह से ये आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसको भी थॉरोली रीड करना है। इस तरह से हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। पीएमसी के इस साल के सिलेबस के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, और इंशाल्लाह डिसऑर्डर्स में से कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि पीएमसी वाले इस दफ़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रिव्यू करवा रहे हैं एक्सपर्ट्स से, और उनका काम ही ये है कि जो भी इररेलेवेंट क्वेश्चन उसको निकाला जाए। ठीक है, तो इसके बावजूद कोई अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ गया तो उसके वैसे ही ग्रेस मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग कॉन्फिडेंटली अब जो सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए और उसको थॉरली कवर कीजिए। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below
so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.